ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ, ਬੁੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੈ, ਇਫ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਵੇਰੀਏਬਲ the work is done by determining the force and displacement graph। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੋ x axis ਹੈ, x axis ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ displacement, ਠੀਕ ਹੈ। x axis ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ displacement ਔਰ ਇਹ y axis ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ force। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करांगा, फॉर एग्जांपल मैं बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई करांगा तो ये बुक इधरों दी मूव करना शुरू कर देगी, डिस्प्लेसमेंट दिखाएगी। अगर मैं ये ऊपर ज़्यादा फोर्स लगावांगा तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट लगाएगी, घट फोर्स लगावांगा तो घट डिस्प्लेसमेंट दिखाएगी। तुसीं एवें भी समझ सकते हो भी जिवें कार के इंजन के ऊपर तुसीं ज़्यादा जोर दी एक्सलरेटर दबोगे, इंजन ज़्यादा फोर्स लगा रहे तो कार ज़्यादा मूव करेगी। साइकिल दे पैडल स्लो मूव करोगे तो कार साइकिल स्लो चलेगी। इन्ना समझ आ गया ना। मतलब जिवें जिवें तुसीं फोर्स इंक्रीज करते रहोगे डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होती रहेगी। समझ आ गया। इस पर्टिकुलर केस दे अंदर तुसीं वर्क डन नूं कैलकुलेट किवें करना है वो दस रहे। कहंदा इवें कैलकुलेट करोगे, पहलां तुसीं एक ग्राफ प्लॉट कर लो। जदों तुसीं ग्राफ प्लॉट करोगे तुहानूं एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। फिर इस स्लोप के नीचे का एरिया फाइंड आउट कर लो। ये ट्राइंगल बन गया ना, उरों दी देखो ये सारा ट्राइंगल शेड हो गया। तो इस ट्राइंगल का अगर तुसी एरिया फाइंड आउट करोगे तो किवें निकलेगा, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, जिन्हों आप ऑल्टीट्यूड बोलते हैं रियलिटी च। हाइट वेट कुछ नहीं ना, ऑल्टीट्यूड होंदा है। देखो ये बेस है और ये हाइट है। इहदा अगर स्लोप के नीचे का अगर तुसी एरिया फाइंड आउट करके देता, ये एरिया की चीज नू रिप्रेजेंट कर रहा होएगा, वर्क डन नू रिप्रेजेंट कर रहा होएगा। स्लोप आ देख, ये स्लोप है, ये जो लाइन है ना स्लोप है। स्लोप के नीचे का अगर तुसी एरिया फाइंड आउट करोगे तो तुहानू क्या मिलेगा, वर्क डन मिल जाएगा। एरिया किवें फाइंड आउट करोगे, हाफ बेस इनटू हाइट लगा के। नहीं, स्लोप के नीचे का ही एरिया निकलता है हमेशा। क्लियर। हुण अगला नोट रीड करो। हुण एक ऐसी सिचुएशन है, आ देखो फोर्स कांस्टेंट लग रही है। फोर्स कांस्टेंट लग रही है, इसका मतलब की होंदा है तरुण, मतलब साइकिल के पैडल ना तो तेज चलाए जा रहे हैं ना स्लो किए जा रहे हैं। जिन्नी फोर्स से मैं साइकिल के पैडल मार रहा लगातार उन्नी फोर्स से लगाई जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट तो फिर भी इंक्रीज होएगी ना। मैं फोर्स लगा तो रहा लेकिन फोर्स नू इंक्रीज भी नहीं कर रहा, फोर्स नू डिक्रीज भी नहीं कर रहा। कॉन्स्टेंट फोर्स से साइकिल नू चला रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट तो फिर भी होएगी, वो जी डिस्प्लेसमेंट होएगी उस तरीके फिर इस तरह का ग्राफ बनेगा। समझ आ गया। इत्थे कोई स्लोप नहीं है, इस पैरेलल लाइन नू स्लोप नहीं बोलते, स्लोप हमेशा स्लांटिंग लाइन नू बोलते हैं। क्लियर। हुण इहदे नीचे का एरिया किवें फाइंड आउट करांगे, क्या नहीं समझ आ रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, इहदे नीचे का एरिया फाइंड आउट कर लो। हुण ये डिपेंड करता है, मन्नत ये डिपेंड करता है भी ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्केयर भी हो सकता है। हुण वो तो जैसा ग्राफ उत्थे बनया होएगा उस अकॉर्डिंगली असीं उन्हां दा फॉर्मूला दसांगे। बस असीं हमेशा इस लाइन के नीचे वाला एरिया दस देना होंदा है। ठीक है ना। हुण एक बच्चा पूछ रहा सी उपर वाला क्यों नहीं, उपर वाला कोई लिमिट है, कितना एरिया लभांगा, कोई लिमिट ही नहीं है। तो नीचे वाले की लिमिट है, देखो इन्ना को एक एरिया रिस्ट्रिक्टेड एरिया मेरे को, इसलिए हमेशा जे स्लोप है तो स्लोप के नीचे का एरिया लभदे हैं। जे सिंपल एवें लाइन आ गई है तो लाइन के नीचे का एरिया लभांगे। अगर तो मेरे को रेक्टेंगल होएगा तो सिंपल L इंटू बी लगा दांगा। अगर स्केयर होया तो साइड इंटू साइड लगा दांगा। यानी कि ये L किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नू, और B किस नू रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स नू। एवें इत्थे बेस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नू, और हाइट रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर्स नू। क्लियर है सारा डाटा। चलो फिर अगे पढ़ते हैं। ये अपनी पिछली क्लास का ही टॉपिक रह गया सीगा, अज तो शुरू करांगे नवा टॉपिक। चलो देखो, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी W इज इक्वल टू M इंटू G इंटू H। हुण देखो
ये कोई नवा टॉपिक नहीं है, मैं तुहानू टॉपिक ऑलरेडी क्लास 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं, बस तुसीं ध्यान नाल समझना है। कहनी थोड़ा ध्यान नाल समझ। देखो वर्क डन किवें निकालते हैं। वर्क डन निकालने का तरीका की हुंदा है, फोर्स नू डिस्प्लेसमेंट नाल मल्टीप्लाई कर दो। कर चुके हैं, हुण तो पहला 2 क्लासेस यही डिस्कस कर चुके हैं आपां। हुण देखो ये जिवें बुक है, बुक नू उठा के मैं इत्थों दी शेल्फ दे उपर उरे रखना है। उरों दी उठा के सपोज कर लो भी उरे कोई शेल्फ हैगी है, इस बुक नू उरों दी उठा के उरे रखना है। बुक दा एक मास है, इनू मैं अगेंस्ट ग्रेविटी लेके जा रहे हैं और एक हाइट दे उपर जाके रख रहे हैं। तो इसनू किवें कैलकुलेट करते हैं? फोर्स नू कैलकुलेट करते हैं m इंटू जी दे नाल, और इसनू मैं किसी हाइट दे उपर रखता इंटू h। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट नू तुसी अगेंस्ट ग्रेविटी उठा के लेके जा रहे हो तो उहदे उपर कितना वर्क डन हो रहा होएगा? m इंटू जी इंटू h। यही आपां ने अज स्टडी करना है बस। ठीक है, तुसी पहला ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ रीड करो, फिर मैं तुहानू समझांदा। हुण देखो की कह रहे हैं, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेम वेदर द बॉडी कम्स डाउन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट यूजिंग द स्टेयर्स, स्लोप और लिफ्ट और एलिवेटर। हुण देखो कह रहे हैं भी तुसी की कर रहे हो, इस स्टेयर्स बनाइया मैं, एक बंदा उरे खड़ा सीगा और स्टेयर्स तो नीचे उतर रहे हैं, या लिफ्ट तो ऊपर जा रहे हैं, या एक स्लोप तो नीचे आ रहा है। स्लोप देखिए ना एवें, मतलब जिवें मॉल च हुंदी है गड्डी ने एवें नीचे जाती है। कहता चाहे स्लोप तो नीचे जाओ, चाहे स्टेयर्स तो आओ, चाहे पूरे लिफ्ट च नीचे आ जाओ, एलिवेटर तो नीचे आओ, किसी तो भी नीचे आओ, मन्निया की जाएगा सारिਆਂ ਦਾ वर्क डन इसी फॉर्मूले नाल कैलकुलेट किया जाएगा। किसी ये नहीं है भी चीज़ अलग तरीके नाल नीचे उतरने का फॉर्मूला भी अलग है, ऐसा नहीं है कुछ भी। तुसी एक हाइट कवर कर रहे हो एक मास नू लेके, चाहे जिस मर्जी तरीके नाल कवर कर रहे हो, फॉर्मूला रिमेन सेम mgh। क्लीयर है? ਤੁਹਾਡੀ बॉडी का मास भी है, उहदे ते ग्रेविटी भी लग रही है, और तुसी हाइट दा कवर कर ही रहे हो। और जिस मर्जी तरीके नाल कवर करो, भावें सीधा छाल मार के नीचे आ जाओ, चाहे स्टेयर्स ते आओ, चाहे लिफ्ट ते आओ, चाहे हमें स्लोप च आओ। क्लीयर? अगे करते हो। सिमिलरली इफ अ बॉडी ऑफ मास m गोज अप, कहंदा हुण अगर जिवें हुणे तो मैं नीचे आ रहा सीगा, जदों नीचे आ रहा सी तो मैं अलोंग ग्रेविटी आ रहा है ना, ग्रेविटी की डायरेक्शन वाल आ रहे हैं। तो उरे देखो ये अगे कोई साइन नहीं लगाया पे, कोई साइन ना लगाने का मतलब की होंदा है? कहनी पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं ऊपर जा रहा अगेंस्ट ग्रेविटी अगर जा रहा होवांगा तो बस की फर्क आ जाएगा, m मल्टीप्लाई माइनस जी मल्टीप्लाई h, तो इनू माइनस नू बाहर निकाल के लिखो तो बस वो नेगेटिव आ जाएगा। समझ आ गया? ये चीज भी कोई नवी नहीं है, तो कर चुके हैं ऑलरेडी, एक्सप्लेन है। अगे पढ़ते हैं। देखो उन्होंने लिखा है ना, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस mgh बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी। mgh इज द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। इत्थे माइनस साइन किस चीज नू रिप्रेजेंट कर रहे हैं? माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं भी असी वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्लियर हो गया सारा हिमांश? अगे चलो फिर। हुण यूनिट ऑफ वर्क डन देखो, वर्क डन तो बिल्कुल आसान जे यूनिट ने, ध्यान नाल समझना। देख फोर्स के यूनिट होंदे ने न्यूटन, डिस्टेंस के यूनिट होंदे ने मीटर, और वर्क डन के यूनिट होंदे ने जाउल। उरे तक क्लीयर है तुहानू? हुण देखो अगर तुहानू वर्क डन के यूनिट यानी कि जाउल नू तुसी एक्सप्लेन करना है, तुसी 1 जाउल नू, तो किवें एक्सप्लेन करोगे? व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, 1 न्यूटन की फोर्स तुसी अप्लाई की और बॉडी मूव कर रही है 1 मीटर, तो वर्क डन कितना आ जाएगा तुहाडे कोल? 1 जाउल। क्लीयर है? हुण ना इत्थे काफ़ी सारे यूनिट्स ने, तुहानू 1 जाउल की डेफिनेशन क्लीयर है? मैं एक बार दोबारा बोल देना। 1 जाउल इज डिफाइंड एज व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड। आ देखो 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करो और बॉडी नू 1 मीटर अगे भेज दो, ताकि बोलांगे 1 जाउल। क्लीयर? हुण अगे कुछ थोड़े इहदे बड़े यूनिट्स ने। 1 किलो जाउल किदे इक्वल होएगा? 10⁻³ जाउल्स दे। किलो तो पता ही है ना, 1000 होंदा है। फिर उस तो बाद 1 मैगा जाउल
10 रेस टू पावर 6, 1 गीगा जाउल 10 रेस टू पावर 9। समझ आया? हुण ये तो सीगे इहदे एसआई यूनिट। एसआई की हुंदा है? की हुंदा एसआई? स्टैंडर्ड। कुरान की हुंदा एसआई? एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। एक ऐसा यूनिट जेड़ा सिर्फ पटियाले च नहीं पूरी दुनिया च मन्निया जाऊगा, उन्होंने बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। फ्रेंच लैंग्वेज च बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, इन्हों हर जगह ते यही यूनिट मन्निया जाऊगा। वर्क डन का की यूनिट मन्निया जाऊगा? जाउल। एक होंदे ने सीजीएस यूनिट्स, सेंटीग्रेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं मन्ने जाएंगे। ठीक है, ये की है? देखो जाउल का छोटा यूनिट की होंदा है अर्ग, न्यूटन का छोटा की होंदा है डाइन, ते मीटर का छोटा की होंदा है सेंटीमीटर। दसो इधर तक क्लियर है? देखो जाउल का छोटा की करता अर्ग, न्यूटन का छोटा की करता डाइन, ते मीटर का छोटा की करता सेंटीमीटर। हुण तुसी मेरी ये गल नूं ध्यान नाल सुनना जिहड़ी मैं बोलन लग्या। एक न्यूटन दे विच किन्ने डाइन हुंदे ने? 10 रेस टू पावर 5। एक मीटर च किन्ने सेंटीमीटर होंदे ने? 10 रेस टू पावर 2। हुण तुसी एक मिनट मैं ये रेस करदा, ये जान दो दी बस। ये देखो एक न्यूटन च किन्ने डाइन बोले सीगे? 5, 10 रेस टू पावर 5 डाइन। ते एक मीटर दे अंदर 10 रेस टू पावर 2, तो कितना हो गया? 10 रेस टू पावर 7। यानी कि एक जाउल दे अंदर 10 रेस टू पावर 7 अर्ग होंदे ने। समझ गई पूरी कैलकुलेशंस? ठीक है, एक पहला तो 1 जाउल नु ਅਸੀਂ डिफाइन करना सीखिया। 1 जाउल की होंदा है? when 1 न्यूटन of force is applied a body moves through a distance of 1 मीटर। फिर ਅਸੀਂ छोटे यूनिट्स च गए, सीजीएस यूनिट्स च। उत्थे की देखिया? एक अर्ग, जाउल तो छोटा अर्ग, न्यूटन तो छोटा डाइन, मीटर तो छोटा सेंटीमीटर। डाइन नु चेंज किया, 1 न्यूटन दे अंदर किन्ने डाइन होंदे ने? इन्ने डाइन होंदे ने। समझ गए इत्थे तक? फिर 1 मीटर दे अंदर किन्ने होंदे ने? 10 रेस टू पावर 2। टोटल किया 7 आ गया। यानी कि एक जाउल दे अंदर 10 रेस टू पावर 7 अर्ग होंगे अपने को। ठीक है, देखो बुक ने भी ये पूरा रिलेशनशिप डिफाइन किया। क्लियर है दोनों? हाँ, पेपर च सिर्फ इन्ना का आएगा, ए वाला सिर्फ। तुहानू ड्राइव ड्रूव नहीं आता कुछ भी पेपर च उन्होंने तुहाडे तो डायरैक्ट पूछना है। हाउ ऐ पूछते हैं, मैनू पता है तुहाडे स्कूल च पिछली बार किवें क्वेश्चन आया सीधा 10 रेस टू पावर ERG किस दे यूनिट्स ने? एवें आया सीगा। ठीक है, जेडे फर्स्ट क्वेश्चन होंदे ने ना सैक्शन ए दे, उत्थे हमेशा यूनिट्स ही आंदे ने। तुसीं 9th च भी देखे होणगे, चैप्टर 1 चों आए सी काफी सारे, इत्थे भी उवें ही है। और हाले तो आप ताजा किया है ना, जो पूरी फिजिक्स चो आंदा तो भुल जांदियां चीज़ां। ठीक है, हाले तो सिर्फ एक यूनिट सामने ही लिखा पे 10 रेस टू पावर, एवें क्वेश्चन सीगा 10 रेस टू पावर 7 अर्ग किस दे यूनिट्स ने, और इनू SI यूनिट च कन्वर्ट करके दिओ। ठीक है, वो तुहानू याद है, छोटा ही SI की होएगा? 1 जाउल होएगा। वर्क डन दे यूनिट ने, और 10 रेस टू 7 अर्ग 1 जाउल दे इक्वल होंदा है। नैक्सट टॉपिक है अपना पावर। इनू देख लो, अगर कोई इत्थे तक डाउट है तो पूछ लो। हुण नैक्सट टॉपिक देखो पावर। देख पावर की होंदा है। देखो हुण तक आपने सिर्फ और सिर्फ की पढ़िया? 2 क्लासेस के अंदर वर्क डन पढ़े। हुण देखो अगर मैं तुहानू शक्तिमान इधर मेरे नाल देख, तो जदों कहांगा रीडिंग करना उदों करियो। देख अपने को 2 कार आपां एग्जाम्पल ले लैंदे आ। ठीक है, एक कार ले लैंदे आ भी जिहड़ी की कहंदे तुहाडे कोल हैगी है, कोई भी जिहड़ी भी तुहाडे कोल हैगी है, एक उन्हों मान लो। दूसरी कार आपां मान लैंदे आ कोई रेसिंग कार है। रेसिंग कार तो नहीं होएगी ना तुहाडे घर। ठीक है, आप कोई रेसिंग कार ले लैंदे आ, जिवें F1 फरारी रेसिंग कार्स होंदियां ना, वो तो नहीं कोई घर खरीद के बैठा हुंदा। तुहाडे कोल हैगी है? चलो तू कदों? सर भाई कोल है रिमोट। अच्छा, रिमोट वाली है। चल छੱਡ, नहीं चलाने वाली पर ठीक है। हुण देखो ओ यार खड़ जा, बंदा तो नहीं बैठ के चला सकता ना ਉਹਦੇ ਚ। चुप कर जा 2 मिनट। देख सर थोड़े जे बड़े बच्चे नहीं खरीद। देख दिव्य, ना खराब का टॉपिक
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਾਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸਿੰਗ ਕਾਰ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਰੇਸਿੰਗ ਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ B ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸਿੰਗ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ A ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ B ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੇਸਿੰਗ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 10-20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ 10-20 ਮਿੰਟ 'ਚੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਹੈ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ ਲਗਾ ਦੇਗੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 60-70 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਤੇ, 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਉਹ 10-20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੋਗੀ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਾਰ A to B ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹ ਫਰਾਰੀ ਵੀ A to B ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਬਸ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਾ ਡੀਲਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਾਰ ਦੀ ਇੰਜਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, BHP ਬੋਲਦਾ ਉਹ, ਹੌਰਸ ਪਾਵਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੌਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਉਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੌਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਈ ਐਂਡ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬੋਲਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਜਨ ਹੈ V8 ਇੰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ 8 ਸਿਲੰਡਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਿਲੰਡਰਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹੌਰਸ ਪਾਵਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜੋ, ਆਪਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਵਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ 50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੋਰੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਔਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਂਸ਼ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲਗਾ ਦੇਗਾ, ਹਿਮਾਂਸ਼ ਪਸੀਨੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਫਟ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਮਸਾਂ ਹੀ ਚੜ ਪਾਏਗਾ। 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੰਮ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਹਿਮਾਂਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਵਰਕ ਡਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਪੁਆਇੰਟ A ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ B ਤੱਕ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਣੀ ਸੀ, ਰੱਖਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਗਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਾਂਗੇ? ਪਾਵਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ? ਇਹੀ ਬਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪਾਵਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਰੇਟ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਵਰਕ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ 2 ਵਰਡਸ ਬੋਲਤਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਵਰਕ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜਰਾ। ਪਾਵਰ ਸਪੈਂਟ ਬਾय ਅ ਸੋਰਸ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਦਾ 2 ਫੈਕਟਰ। ਪਾਵਰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪੜਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਕ ਨੇ ਨੋਟ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ। ਦੇਖ, ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ। F × S। S ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? S ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ, 9th 'ਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਬੁੱਕ 'ਚ 20 ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ ਨਾ, 20 ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਵਰ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਕਵਾਇਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭੁੱਲ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਰੀਏ ਯੂਨਿਟਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਪਾਵਰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਯੂਨਿਟਸ ਲੱਭਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੇਟ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਵਰਕ, ਦ ਵਰਕ ਡਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ। ਪਾਵਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਟ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵੀ ਵਾਟ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾ ਯੂਨਿਟ ਵਾਟ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਟ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਟ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਾਊਲ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੈਕਿੰਡ। ਕਦੀ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਕਦੀ ਆਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 1 ਵਾਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ? 1 joule of work is done in 1 second। 1 joule ਦਾ ਕੰਮ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਅਗਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? 1 ਵਾਟ। ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ 1JS -1। -1 ਕਿਉਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ। ਅੱਗੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਨੇ? ਵਾਟ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿਲੋਵਾਟ, ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗੀਗਾਵਾਟ, ਫਿਰ ਮੈਗਾਵਾਟ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲੋ, ਮੈਗਾ, ਫਿਰ ਗੀਗਾਵਾਟ। ਸਮਾਲਰ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਨੇ? ਮਿਲੀਵਾਟ। ਮਿਲੀਵਾਟ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ? ਮਾਈਕਰੋਵਾਟ। ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਐਵੇਂ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? 10⁻³ ਔਰ ਮਾਈਕਰੋ ਲਈ 10⁻⁻⁶। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ ਵਾਟ ਤੇ ਕਿਲੋਵਾਟ, ਬਸ ਇਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟ ਤੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੀ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੀਜੀਐਸ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੀਜੀਐਸ ਯੂਨਿਟ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਾਊਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, 1 ਜਾਊਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ? ਹਾਂ, ਮੰਨਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? 1 ਜਾਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 10⁻⁷ ਅਰਗ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। 1 ਵਾਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ, ਐਸਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? 1 ਵਾਟ = ਜਾਊਲ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਅਗਰ ਸੀਜੀਐਸ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? 1 ਵਾਟ = 10⁻⁷ ਅਰਗ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਥੋੜੀ ਨਾ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਐਸਆਈ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ। It is another unit of power largely used in mechanical engineering। mechanical engineering मतलब जिन्नियां भी कार बाइक कुछ भी अगर चलन वाला कोई व्हीकल है वो mechanical engineering। It is related to the SI unit of watt। मतलब 1 ਵਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। 1 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਟ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 746 ਵਾਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, और 1000 ਨਾਲ डिवाइड कर दोगे तो किलोवाट आ जाएंगे। क्लियर है? की है 1 हॉर्स पावर = 746 वाट। ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਜਿੰਨਾ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਟੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਟੈਂਕ ਚ ਹੈਗਾ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਇੰਜਨ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰ ਦਾ ਇੰਜਨ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। लेकिन ट्रक इन्ना तेज क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि ट्रक ने अपना इंजन का डिजाइन इसलिए किया होया ताकि वो लोड नूं खिंच सके। कार दे इंजन का डिजाइन है ताकि वो व्हील्स नूं पावर दे सके। उत्ते हर किसी ने अपनी अपनी पावर नूं अलग अलग तरीके नाल दिखाया होया।
समझ आ गया ना। हुण जिवें ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ JCB ਮਸ਼ੀਨਸ, ਉਹ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਲੋਡ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਜਨਰੇਟਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੌਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ठीक है, जिन्ना हॉर्स पावर इंक्रीज करते रहेंगे उन्नी वो ज़्यादा इलैक्ट्रिसिटी बना के देगा, यानी कि उस हॉर्स पावर का अलग परपस है। साडे कार दी इंजन का हॉर्स पावर का अलग परपस है, यानी कि जिन्नियां भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पार्ट ने सारिਆਂ ਨੂੰ हॉर्स पावर नाल ही मैयर किया जाता है। करिए अगे, डिफरेंस तुसीं करना खुद ही वर्क और पावर च। मैं एनर्जी टॉप एक बार डिफरेंस रीड ही कर दो, जो अगर कुछ रह गया होया तो मैं करा दांगा। तुसी एनर्जी ते पहुंचो जल्दी। हुण लास्ट टॉपिक देखो जरा, एनर्जी देख तरुण इधर देख जरा, एनर्जी टॉपिक देखो। अ बॉडी कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क इज सेड टू बी पोसेसेस एनर्जी। देख शक्तिमान, अगर किसी बॉडी दे कोल एनर्जी है तभी वो काम कर पाएगा, यानी कि एनर्जी एंड वर्क एक दूजे नाल रिलेटेड टॉपिक्स ने। ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। आगे पढ़ो। एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क दैट अ बॉडी कैन परफॉर्म। ठीक है, एनर्जी दे नाल की पता लगता है वो बॉडी कितना वर्क करके दिखा सकती है। आ गया समझ? आगे पढ़ो। व्हेन अ बॉडी डज अ वर्क its energy decreases, if a work is done on a body its energy increases। देखो वो कह रहे हैं अगर कोई बॉडी खुद ही काम कर रही है तो उसकी एनर्जी हौली हौली घटती रहेगी। जिवें की है, जिवें तुसीं बैठ के उन्हें पढ़ते पे हो, अगर आप लगातार पढ़ते रहिए एक टाइम ऐसा आएगा भी तुहाडी एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर तुहाडे तो कुछ नहीं पढ़िया जाएगा, क्योंकि तुसीं खुद ही काम कर रहे हो अपने ऊपर। तुसीं कुछ ना कुछ याद या कुछ लिख रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, समझ गए। लेकिन वो कहता अगर किसी मशीन के उपर काम किया जाए तो उसकी एनर्जी इनक्रीज होती है। आ गया समझ? जिवें कि साइकिल के पैडल तुसी मार रहे हो, साइकिल खुद नहीं चल रही, तो साइकिल की एनर्जी वध रही है, तुहाडी एनर्जी जा रही है। तुहाडी एनर्जी घटेगी, उसकी वधेगी। जिहदे उपर काम करोगे उसकी इनक्रीज, जिहदे तो काम करवाओगे उसकी डिक्रीज। नॉर्मल जी गल है, कोई हाईफाई नहीं बोलिया। अगे पढ़ते हैं। इट मीनस वैदर द वर्क इज डन देयर इज, कहता चाहे वर्क करो चाहे करवाओ, एनर्जी नाल तो लिंक होएगा ही होएगा। जे कर रहे हो तो घटेगी, जे करवा रहे हो तो बढ़ेगी। समझ गया ना? दोनों एक दूजे जैसे ही। पावर नाल नहीं, हाले पावर नाल तो समझाता ना सारा। नहीं वो इलैक्ट्रिसिटी च गल करांगे, हाले नहीं। देखो, एनर्जी एंड वर्क आर रिलेटेड टू ईच अदर, वी कैन डिफाइन एज फॉलो। देखो एनर्जी की छोटी सी डेफिनेशन है, कैपेसिटी टू डू वर्क। आगे पढ़ो। वर्क इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इफ अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो अगर ध्यान नाल सुनना, कह रहे जो कोई बॉडी सेंट्रीपिटल फोर्स के असर च होंदी है। सेंट्रीपिटल तुसीं समझना है ना हाले? ठीक है, किसी किसी को आता है सेंट्रीपिटल, जिन्होंने नहीं आता थोड़ा जा समझने की कोशिश करो। थोड़ा जा उस दिन भी समझाया सी मैं, जो बॉडी सर्कुलर पाथ च रिवोल्व करती है, जिमें अर्थ सन के आसे पासे गोल घूम रही है ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। हुण इस पर्टिकुलर केस के विच कोई एनर्जी नहीं लग रही होंदी, जिमें कि केमिस्ट्री के इलैक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसे पासे रिवोल्व कर रहे होंदे ने बिना किसी एनर्जी तो। कभी एनर्जी लॉस नहीं करेंगे। एनर्जी अगर तुसी उन्होंने दे दो, केमिस्ट्री वाले इलैक्ट्रॉन्स को अगर तुसी एनर्जी अपने कोलों दे दो तो जंप करके अगले शैल च चले जाते हैं। जदों उन्होंने वो एक्सट्रा दी हुई एनर्जी खत्म हो जाती है तो वापस अपने शैल च वापस आ जाते हैं। यानी कि जदों कोई इलैक्ट्रॉन अपने ही शैल दे विच रिवोल्व कर रहा होता है, वो ना कोई एनर्जी लूज करता है ना कोई एनर्जी लिबरेट करता है। समझ आ गया? उहदे चों ना कोई एनर्जी निकलती है, वो ले सकता है एनर्जी, बस उन्होंने तुसी अगर एनर्जी दोगे तो अगले शैल च चला जाएगा। उसी तरीके नाल ये है, अर्थ सन के आसे पासे घूम रही है बिना किसी एनर्जी तो।
काम कर रही है, घूम रही है, लेकिन एनर्जी नहीं है। सेंट्रीफ्यूज ये स्पैशल केस बन गया एक। क्लियर है तुहाडे कोल? ठीक है, अगे पढ़ते हैं। ऐसा केस कदों कदों आंसर देने ने जदों फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट का मैं तुहानूं करवाया पे कहनी तेरा रहिंदा, तू ध्यान नाल समझ। ये देख, इनू ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खिंच रही है, डिसप्लेसमेंट इसनों इधर लेके जा रही है, एवें अर्थ एवें घूम रही है ना। ये एरो ड्रॉ करके असी टेंजेंट ड्रॉ कर देने हैं। टेंजेंट की दसदी है उस सर्कुलर पाथ की डायरेक्शन के बारे दसदी है। ये हो गया डिसप्लेसमेंट का एरो, ये हो गया फोर्स का एरो। जदों फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट का एरो 90 डिग्री बन जाता है तो उस पर्टिकुलर केस वर्क डन असी 0 समझे हुए। अज एक नवी चीज समझ ली बस, इस पर्टिकुलर केस दे विच एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होंदी, बॉडी घूमती रहेगी गोल गोल। क्लियर? आखिरी लाइन से देखो लिखा ना, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हुण एनर्जी के यूनिट्स ने बस ये देखो, इत्थे मेरा काम खत्म है, इत्थे तुसीं लर्न नहीं करने ने एनर्जी के यूनिट्स। 1 जूल के अंदर कितने अर्ग होंदे ने, ये तुसीं पढ़ चुके हो 7। अच्छा, एनर्जी के बड़े यूनिट वाट आर ते किलो वाट आर। ये जूल है ना, अगला वाट आर ते किलो वाट आर। वाट आर दे अंदर देखो, एक वाट आर दे अंदर वो पूछ रहा किन्ने जाउल्स होंदे ने। ध्यान नाल देखो, वाट तो पहले तो ही छोटा यूनिट है। 1 आर दे अंदर 3600 सेकंड्स होंदे ने, ठीक है। और एक वाट दे अंदर कितना होंदा है 1 जूल पर सेकंड। मेरी गल नूं ध्यान नाल, मैं ये करदा इरेज करके समझाना, थे थोड़ा जा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो। मेरी गल ध्यान नाल सुनो, पावर दे बड़े यूनिट की ने वाट आर। क्लियर? जदों असी पावर एवें पढ़ रहे सीगे, पावर नहीं सॉरी एनर्जी दे, जदों असी पावर पढ़ रहे सी तां की पढ़िया वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन दे की सीगे जूल, टाइम दे की सीगे सेकंड, JS-1 जूल्स पर सेकंड। हुण वाट दी जगह पावर दे यूनिट होंदे ने ना, वाट है तां वर्क डन है। 1 वाट किदे इक्वल होंदा है जूल्स पर सेकंड। इत्थे फिल कीता जूल्स पर सेकंड। पर सेकंड नूं ना मैं एवें कर लेना, जल्दी समझ आएगा। J/S आ देखो, ठीक है। एक घंटे अंदर कितने सेकंड्स होंदे ने? इस सेकंड नाल सेकंड कट गया तो एनर्जी दे यूनिट की आ गए, यानी कि 1 वाट दे अंदर कितने जूल होंदे ने? 1 वाट दे अंदर 3600 जूल। आ गया समझ? अच्छा, इस तो बड़ा समझो फिर, जे समझ आ गया। किलो वाट आर दे अंदर समझो, 1 किलो वाट दे अंदर के पहली गल तो 1 किलो वाट दे अंदर 1000 वाट होंदे ने। 1000 वाट ते की हो जाएगा 3600 सेकंड। फिर 1 वाट नु अगर इहदे च अंदर कन्वर्ट करांगे किवें लिखांगे? 1000 जूल्स पर सेकंड इनटू 3600। इहदे नाल ये कट गया, कितनियां जीरो आ गई टोटल? 1 2 3 4 5। इनू जरा ध्यान नाल देखना, वैसे 5 ने ना पॉइंट उरे कर दांगा, हाले नहीं उरे करांगा और इधर एक जीरो बता दांगा, यानी कि 1 किलोवाट आवर दे अंदर एने जूल दी एनर्जी होंदी है। समझ गए? साइंटिफिक नोटेशन है, इनू लिखण दा तरीका है। हुण अगला देखो, नहीं ये नंबर कट जाएंगे, पहले डिजिट तक ही पॉइंट होना चाहिए, साइंटिफिक नोटेशन है। फिर कैलोरी दे यूनिट ने 1 कैलोरी, कैलोरी को भी असी जूल च करते हैं। 1 जूल दे अंदर 0.24 कैलोरी होंदी है, ठीक है। 1 किलो कैलोरी अंदर 1000, 1 कैलोरी दे अंदर 4180 जूल्स होंदे ने। 1 कैलोरी दे अंदर 4180 जूल्स होंदे ने। ये सारी चीज़ां याद ही करनियां पैणगियां, ये चीज़ां मैं समझा नहीं सकता। फिर एवं लास्ट है इलैक्ट्रॉन वोल्ट।
1.6 10 raised to power minus 19 जूल। क्लियर हो गया सारा डाटा? वो ना 1 किलो कैलोरी। पहली गल तो 1 किलो कैलोरी च 1000 जूल, 1000 जूल दे अंदर इधर किलो कैलोरी है, 1 किलो कैलोरी दे अंदर इन्ने जूल्स होणगे। ठीक है, तुसी एक बार देख लो, अगर तुहानू कोई नहीं समझ आ रहा मैं दोबारा बोल दिंदा।